दोस्तों, शहर लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल है। इसको पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। क्या खूबसूरत शहर है और क्या कमाल हिस्ट्री है। आज का मॉडर्न लाहौर दुनिया के किसी भी बड़े शहर को टक्कर दे सकता है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, क्लीनलीनेस, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, क्या नहीं है इस शहर में। हम कराची वाले जब भी लाहौर जाते हैं तो खुशी और उदासी दोनों की कैफियत रहती है। खुशी इस बात की कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और लाहौर जैसे मॉडर्न शहर मौजूद हैं, और उदासी इस बात की कि कराची भी ऐसा हो सकता था। लेकिन दोस्तों, शहर लाहौर में कुछ इलाके ऐसे हैं जो हैं तो बहुत मशहूर, लेकिन उनके अंदर की कहानियां आज भी लोगों से छुपी हुई हैं। हम सब लोगों ने मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला देखा है, लेकिन इन्हीं के साथ एक बदनाम जमाना इलाका है जिसको कहते हैं हीरा मंडी या बाजार हुस्न, और आम जबान में इसे शाही मोहल्ला भी कहते हैं। इस इलाके को लाहौर का जिस्म फरोशी का गढ़ कहा जाए तो गलत ना होगा। पिछली कई सदियों से यहां पर जिस्म फरोश औरतें और तवाइफें अपना धंधा चला रही हैं। आज की वीडियो में हम लाहौर की हीरा मंडी की कहानी को डिस्कवर करेंगे। इस वीडियो के दौरान शायद मेरे मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज निकल जाएं जो आम जबान में गाली कंसिडर होते हैं, लेकिन चीजों की हकीकत जानने के लिए दोस्तों एक रिसर्चर को किसी भी हद तक जाना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ये जो टर्म्स हैं, कंजर, तवाइफ, दलाल, गश्ती, इनकी क्या कहानी है, इनकी क्या तारीख है। सो आए बढ़ते हैं लाहौर की हीरा मंडी की कहानी की तरफ, जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। डॉक्टर फौजिया सईद ने आज से तकरीबन 20 साल पहले एक कमाल किताब लिखी थी जिसका टाइटल है टैबू। इस किताब में उन्होंने लाहौर के बाजार हुस्न को डिटेल में कवर किया है। उन्होंने वहां की औरतों के साथ रहकर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और अपनी रिसर्च कंप्लीट की। इसी रिसर्च की बेसिस पर उन्होंने ये किताब तरतीब दी। ये बुक एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है लाहौर, इनफैक्ट साउथ एशिया के जिस्म फरोशी के कल्चर को समझने के लिए। यही वजह है कि इस बुक को कई जुबानों में ट्रांसलेट भी किया गया और स्पेशली इंडिया में इसकी बहुत चर्चा है। डॉक्टर फौजिया लिखती हैं कि जब उन्होंने इस रिसर्च का आगाज किया तो उन्हें ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज्यादा हर्डल्स आए। क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की मुलाजिम थी, इसीलिए जगह जगह पर शी हैड टू फेस रेड टेप। लगता यूं था कि पावर में बने हुए कुछ लोग इस मोहल्ले की कहानी पर पर्दा डालकर रखना चाहते हैं। वजह यह है कि इस मोहल्ले में कई ऐसे पर्दा नशीनों के राज छुपे हैं जो पाकिस्तान की प्रिविलेज क्लास का हिस्सा हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या बिजनेसमैन। फाइनली शी गॉट सक्सेसफुल और उन्होंने अपनी तहकीक का आगाज किया। इस किताब में ये एक कहानी की सूरत में मौजूद है जो बहुत ही रिवेटिंग और इंटरेस्टिंग है। महमूद कंजर, चंदा, लैला, पम्मी, नरगिस, फायजा, ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जो इस रिसर्च का हिस्सा हैं। इन सब लोगों से जो पाथ ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई उसको मुलाहिजा कीजिए। ये सुनकर आपको अंदाजा होगा कि व्हाट हैपेंस इन दिस डार्क वर्ल्ड। शाही मोहल्ले या हीरा मंडी में अलग अलग जात के लोग होते हैं। इनका प्रोफेशन यानी कि इनका काम इनकी जात को डिटरमिन करता है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूजिशियंस की, जिनको मीरासी कहते हैं। मीरासी लफ्ज निकला है लफ्ज मीरास से, जिसका मतलब है नस्ब यानी कि लीनिएज। पुराने वक्तों में ये लोग जागीरदारों और जो बड़े बड़े लोग थे, लैंडलॉर्ड्स, उनकी शादियों में नाच गाना करके एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे। मीरासी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं और नाचने वाली लड़कियों के पीछे गाना बजाते हैं। ये सब मर्द होते हैं, क्योंकि किसी औरत के लिए मीरासी बनकर पैसे कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं तवाइफ की। तो तवाइफ का मेन प्रोफेशन है डांसिंग यानी कि नाचना। मुगलों के जमाने से, इनफैक्ट उससे भी पहले से, तवाइफें अपने डांस का जादू चलाती चली आ रही हैं। उस जमाने की अशराफिया अपना दिल बहलाने के लिए इनके कोठों पर जाती थी। कोठा वो जगह होती है जहां तवाइफ रहती भी है और अपना मुजरा भी परफॉर्म करती है। मुजरा डांस परफॉर्मेंस को कहते हैं। तवाइफ का मकसद होता है कि अपने ग्राहकों को सेंसुअल किस्म का डांस करके ज्यादा से ज्यादा महसूस करे ताकि उतने ही ज्यादा पैसे बटोर सके। डॉक्टर फौजिया लिखती हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन रात को 2 बजे के बाद शाही मोहल्ले में जाते हैं इन लड़कियों के, इन तवाइफों के कोठों पर। पुराने जमाने में बड़े बड़े लोग और उमरा
अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए भी इन तवाइफों के कोठों पर भेजा करते थे। अब बात करते हैं कंजर कम्युनिटी की, जो डायरेक्टली जिस्म फरोशी के पेशे में इन्वॉल्व होते हैं। कंजर एक एथनिक ग्रुप या कास्ट है जिनका काम ही प्रोस्टिट्यूशन है। पाकिस्तान के कल्चर में हर औरत की डीप इनसाइड ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर बेटे की पैदाइश हो। जैसे ही बेटा पैदा होता है हर जगह सेलिब्रेशन होती है। लेकिन कंजर कम्युनिटी में इससे बिल्कुल उलट है। इनके खानदानों में लड़की की पैदाइश को सेलिब्रेट किया जाता है और जब लड़का पैदा होता है तो अफसोस किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इनके खानदानों में लड़की ही घर की सरबराह होती है। उसका काम है घर के खर्चे को चलाना। जब तक वो अपने जिस्म का सौदा नहीं करेगी तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। लिहाजा खानदान में जितनी ज्यादा लड़कियां होंगी उतना ही ज्यादा खानदान वालों के लिए बेहतर होगा। एक बहुत ही दर्दनाक रस्म जो इन लोगों में की जाती है वो है नथ उतरवाई की। होता कुछ यूं है कि जैसे ही लड़की 13-14 साल की हो जाती है तो उसकी माँ या नायका उसके लिए गाहक ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस पेशे में नायका का रोल एक मैनेजर का होता है जो किसी भी प्रोस्टिट्यूट के फाइनेंशियल मामलात को हैंडल करती है। नथ उतरवाई की ड्रेडफुल रस्म का ताल्लुक है लड़की की वर्जिनिटी से। ये बेसिकली एक कीमत है उसके कवारेपन की। हर नायिका की भरपूर कोशिश होती है कि इस रस्म की आड़ में ज्यादा से ज्यादा माल बटोरा जा सके। अगर बोली ज्यादा लग जाए तो पूरी बिरादरी में इसका ढोल पीटा जाता है। यहीं से उस बेचारी बच्ची का जिस्म फरोशी का करियर स्टार्ट होता है। उसके बाद कोई उससे थोड़े से अरसे की शादी या कोई बिना बाप की औलाद दे जाता है। एंड शी स्पेंड्स ऑल हर लाइफ इन दिस ड्रेडफुल सिचुएशन। ये किताब पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि इन लड़कियों के जहनों को इतनी खूबसूरती से ट्यून किया जाता है कि ये लोग नेचुरली इस प्रोफेशन में आ जाती हैं। उनको जानबूझ के बाहर की दुनिया दिखाई नहीं जाती कि कहीं इन्हें शऊर ना आ जाए। उन्हें बचपन से मालूम होता है कि उन्हें यही काम करना है। किसी शाह दौले के चूहे की तरह इनका जहन बंद कर दिया जाता है एंड दे आर केज्ड फॉर लाइफ। इसी नेटवर्क का एक और कैरेक्टर है दलाल, जिसे दल्ला भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं पिंप। ये वो इंडिविजुअल है, ये वो बंदा है जो सबसे निचली सतह पर मौजूद होता है। इसका काम है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए गाहक तलाश करना और उनके साथ डील क्रैक करना। जो लड़की को पैसे मिलते हैं उसका कुछ छोटा मोटा शेयर इसे भी मिल जाता है। शाही मोहल्ले में प्रोस्टिट्यूट्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली है ए क्लास। ये लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, अंग्रेजी भी अच्छी बोलती हैं और खूबसूरत भी होती हैं। इन लड़कियों के बहुत ही सिलेक्टेड और अमीर गाहक होते हैं। यही लड़कियां आगे जाके टीवी और फिल्म्स में भी काम करती हैं। दूसरी है बी कैटेगरी। ये वो लड़कियां हैं जो मोहल्ले में रिवायती कोठे चलाती हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली और ओपनली ये काम करते हैं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट और पुलिस की मार भी इसी कैटेगरी की प्रोस्टिट्यूट्स को पड़ती है। और लास्ट कैटेगरी है सी। ये वो खवातीन है जो माली हालात की वजह से अपने कोठे को मेंटेन नहीं रख सकी। इनमें से ज्यादातर वो जिस्म फरोश खवातीन है जिनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। शाही मोहल्ले में टिब्बी गली में रहने वाली खवातीन इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, जो सिर्फ 500 से 1000 रुपए के अंदर अपने जिस्म का सौदा कर लेती हैं। अब बात करते हैं कि हीरा मंडी की कहानी शुरू कहां से हुई। अक्सर लोग गुर्बत और मुफलिसी को इसकी जड़ समझते हैं। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वो क्या वजह है कि इस तरह के इलाके अभी भी मौजूद हैं। उसकी वजह गुर्बत नहीं बल्कि पावर में बने हुए लोगों की सरपरस्ती है। Over the course of history, powerful people have been developing, institutionalizing and supporting these prostitutes. आप आज से 2300 साल पहले चले जाएं तो चंद्रगुप्ता मौर्य के जमाने में जिस्म फरोशी को मैनेज करने का प्रॉपर निजाम था। सरकार इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती थी और टैक्स कलेक्ट करती थी। जिस्म फरोश खवातीन को एज इंटेलिजेंस एजेंट्स यूज किया जाता था। गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करती थी जिसका काम था लड़कियों को म्यूजिक और डांस सिखाना। इन लड़कियों का काम था रूलिंग एलीट को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। मुगलों के दौर में भी ये प्रैक्टिस जारी रही। उनको खास शौक था म्यूजिक का, आर्ट का, शराब का और शबाब का। इनफैक्ट अकबर के जमाने में जब जिस्म फरोशी काबू से बाहर होने लगी तो उसने एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जिसका काम था प्रोस्टिट्यूशन को मैनेज करना। उसने तकरीबन 6000 जिस्म फरोश घरों को एक कम्युनिटी में कंसोलिडेट किया और उसका नाम रखा शैतानपुरा। जब गोरा यहां आया तो उसने भी इस धंधे को कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट लाहौर की अनारकली बाजार वो जगह थी जहां पर ब्रिटिशर्स ने प्रोस्टिट्यूट्स को आबाद करना शुरू किया। डॉक्टर फौजिया सईद बेसिकली एक फेमिनिस्ट हैं।
और फेमिनिस्ट होने के नाते उनकी जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा है कि वो मेल्स की बैशिंग करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा मुआशरा पेट्रियार्कल तो है, जिसमें मेल डोमिनेशन एक सच्चाई है, लेकिन पेट्रियार्की होने के अलावा जिस्म फरोशी एक ऐसा पेशा है विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। मेरी इसमें ये रिकमेंडेशन है कि हमारे मुल्क में इससे पहले कि मजीद बाजार हुस्न, हीरा मंडी और शाही मोहल्ले कायम हो, हमारी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बंदे को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, उनको जिंदगी में वो मौके मिलें, स्पेशली इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। इसके अलावा एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को जितना बेहतर कर सकें करें, स्पेशली फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देके, ताकि किसी भी घर में पम्मी, चंदा, फायजा और लैला को कोठे की शक्ल ना देखनी पड़े। दैट्स इट फॉर टुडे।